व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडीज सर्किल। तो देखो, लास्ट क्लास में ब्रांच अकाउंटिंग में हमने सीखा था इनवॉइस प्राइस मेथड। अब इनवॉइस प्राइस मेथड्स में मुझे कैसे फॉर्मेट बनाना है, किस तरीके से मुझे स्टॉक रिजर्व बना करके अनरियलाइज प्रॉफिट को अलग करना है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज के वीडियो में मैं एक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो इनवॉइस प्राइस मेथड से होगा और आपके इनवॉइस प्राइस मेथड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड को एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ। देखो, क्वेश्चन सामने दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है और मुझे क्या क्या लेजर बनाने हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि ब्रांच अकाउंट तो मुझे बनाने ही होते हैं, वो फाइनल आंसर हमारा होता है, लेकिन उस ब्रांच अकाउंट के साथ साथ कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा लेजर भी बनाने पड़ते हैं, जैसे डेटर्स अकाउंट बनाने होते हैं, स्टॉक अकाउंट बनाने होते हैं। अब डेटर्स अकाउंट क्यों बनाना होता है और स्टॉक अकाउंट क्यों बनाना होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो बेसिकली अब मुझे चेक करना होगा कि ब्रांच अकाउंट के साथ साथ और कौन सी लेजर है जो मुझे बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो चलो मैं चेक करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मिस्टर कौशिक ब्रदर सेंड गुड्स टू ब्रांचेज एट इनवॉइस प्राइस विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 25% इन कॉस्ट। यानी मेसर कौशिक ब्रदर जो है वो अपने सारे ब्रांचेज को गुड्स भेजता है इनवॉइस प्राइस पे, और वो इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट करता है, बाय एडिंग 25% प्रॉफिट इन कॉस्ट। यानी कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके वो सारे ब्रांचेज को गुड्स सप्लाई करता है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। और वो कौन से मेथड से, इनवॉइस प्राइस मेथड, क्योंकि कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके हेड ऑफिस गुड्स सप्लाई कर रहा है ब्रांच को ना, तो फिर ये इनवॉइस प्राइस मेथड हो गया। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे पहले स्टॉक दिए हुए हैं 1 अप्रैल 2021 को, यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया। डेटर भी 1 अप्रैल 2021 को दिया हुआ है, यानी ये भी हमारा ओपनिंग डेटर हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर की मैंने गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच दिया हुआ है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस का मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ये गिवन है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022, ये देखो 31 मार्च का स्टॉक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक इन ट्रांजिट भी दिया हुआ है 31 मार्च 2022 को। डेटर्स ऑन 31 मार्च 2022, डेटर्स भी क्लोजिंग दिया हुआ है। कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बैड डेट्स और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए। अब देखो, सबसे पहले मुझे ब्रांच अकाउंट बनाना है। स्टॉक अकाउंट मुझे बनाने का नीड नहीं है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही आपके क्वेश्चन में गिवन है। डेटर्स अकाउंट देखो तो बनाने की नीड है या नहीं है। देखो, ओपनिंग डेटर्स तो गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स भी गिवन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कहीं गिवन नहीं है। तो देखो, आप इसमें डेटर अकाउंट बना भी सकते हो, डेटर अकाउंट नहीं भी बना सकते हो, क्योंकि देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मुझे क्यों निकालना होता है, ताकि मैं हेड ऑफिस को पैसा भेज सकूं। क्योंकि एक ब्रांच जो हेड ऑफिस को पैसा भेजता है वो दो सोर्सेस से भेजता है, एक कैश सेल और एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल तो गिवन है, लेकिन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं है। तो देखो, टोटल जो हेड ऑफिस को पैसा भेजा है ब्रांच, वो यहाँ पे गिवन है। तो टोटल जो पैसा भेजता है वो दो सोर्सेस से भेजता है, कैश सेल और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल तो हमारे पास गिवन है ना, तो टोटल कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस में से कैश सेल को आप डिडक्ट कर दोगे तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश सेल और प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इन दोनों का सम टोटल ही होता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। तो जब कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस दिया हुआ है टोटल 90,400, इसमें कैश सेल दिया हुआ है 16,000, तो रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास बच गया वो क्या बच गया, वो बच गया हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो डेटर्स अकाउंट आप बना भी सकते हो, डेटर्स अकाउंट आप नहीं भी बना सकते हो। बिना डेटर अकाउंट बनाए हुए भी मेरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर यहां से कैलकुलेट हो सकता है। तो चलो, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट। और ये किस डेट पे मुझे बनाना है, ईयर एंडेड हमारा दिया हुआ है 31 मार्च 2022। चलो, ये हो गया ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट। रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर। देखो, हमने क्या बताया था, सबसे पहले तो आप यहां पर दिखा दो कि जो भी गुड्स भेजा गया वो कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके भेजा गया है।
अब ये ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किसके साथ होता है सर? हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ब्रांच अकाउंट जो स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स के साथ स्टार्ट होता है। तो आप डेबिट में दिखा दोगे टू बैलेंस बिडी। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हमारे पास दो है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक ओपनिंग डेटर है। स्टॉक गिवन है, ओपनिंग डेटर भी गिवन है। तो स्टॉक हमारे पास है 20,000 का और ओपनिंग डेटर है 28,000 का। तो टोटल जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हो गए ये 48,000 के हो गए। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या दिखानी होती है? दूसरी चीज मुझे दिखानी होती है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ब्रांच को कितने का गुड्स भेजा गया? देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच में हमने पिछले क्लास में बताया था कि गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब होता है तीन चीज, गुड्स सेंड टू ब्रांच प्लस गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। अब यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट भी था, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको मार्क कर लो कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट लिखा हुआ है तब आप गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ ऐड करोगे। अगर स्टॉक इन ट्रांजिट ऑन 31 मार्च लिखा हुआ है आप इसको गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ ऐड नहीं करोगे। क्या बताया मैंने? गुड्स इन ट्रांजिट लिखा हुआ मिलेगा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ ऐड भी करोगे, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर स्टॉक इन ट्रांजिट लिखा हुआ मिले तो आप उसको गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ ऐड नहीं करोगे, क्रेडिट में केवल रिकॉर्ड करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रांजिट। स्टॉक इन ट्रांजिट को कभी भी गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ ऐड नहीं करना है क्योंकि ये स्टॉक है ना, और स्टॉक में कब है? यहाँ पे डेट की है ना 31 मार्च को। 31 मार्च को जब स्टॉक है तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये एज अ क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये डेट गिवन ना होता ना तो उस केस में हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच के साथ भी इसको ऐड कर देते। क्लियर है? चलो तो गुड्स सेंड टू ब्रांच हमारे पास कितने का है? ये 70,000 रुपीज का है। चलो यहाँ पे हमने 70,000 दिखा दिया। दूसरी चीज भी चली गई। तीसरी चीज यहाँ पे क्या जाती है? टू कैश सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर। अब एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजा गया तो देखो एक्सपेंसेस क्या क्या है? सबसे पहला हमारे पास है रेंट, रेंट के साथ साथ है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के बाद है सैलरी एंड वेजेस। ये तीन तरह के खर्चे भी हैं हमारे पास, लेकिन इन खर्चों में कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट को ही समझना है कि बेसिकली एडजस्टमेंट क्या क्या है। अब देखो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट मुझे क्या करना है? रेंट 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2022। रेंट जो इसने पे करा वो 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक पे कर दिया। हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2022 है, लेकिन इसने पे कर दिया 30 जून 2022। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही पे करना था, 31 मार्च तक पे करना था, बट इसने पे कर दिया 30 जून तक। यानी आपको यहां से यहां तक पे करना था, लेकिन आपने क्या किया? यहां से यहां तक पे कर दिया। तो बेसिकली जो यहां से यहां का ये गैपिंग हुआ 3 मंथ्स का, इसमें आपने रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया। आपने पे करना था इस डेट तक 31 मार्च तक, आपने पे कर दिया 30 जून तक। यानी इस डेट से इस डेट तक गैपिंग होता है 12 मंथ्स और इस डेट से इस डेट तक गैपिंग होता है 3 मंथ्स। तो आपको पे करना था 12 महीने का, आपने पे कर दिया 12 प्लस 3 15 महीने का। तो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा आपने पे कर दिया उस एक्स्ट्रा को हम लोग प्रीपेड बोलते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया ना। तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेंसेस पे हुए हैं वो हमारा क्या हो गया? प्रीपेड। और प्रीपेड को हम लोग क्या करते हैं? इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो देखो 3 महीने का हमने प्रीपेड कर दिया। कितना? रेंट, प्रीपेड रेंट आप यहां से निकाल लोगे तो प्रीपेड रेंट में आप देखो टोटल आपने कितना पे किया? टोटल आपने पे किया है रेंट 10,400 का, 10,400। इसमें आपने प्रीपेड कितना पे किया? तो आप सीधा सीधा यहां से 3 मंथ्स का निकालोगे, 3/15। क्योंकि देखो आपने पे कितना किया? 12 प्लस 3 15 महीने का, 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 3/15 करके आप 3 महीने का अलग कर लो। तो 10,400 इंटू 3/15 आप करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 10 0, उसके बाद 5 यानी कि 2080 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो आप इसमें से 2080 को माइनस कर लोगे। 2080 माइनस करने के बाद ये क्या बचेगा? ये बचेगा 8,320,
320। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस अप टू 30 जून, देखो इंश्योरेंस में भी आपने 30 जून तक पे कर दिया, बट अब दोनों में डिफरेंसेस क्या समझना है, इसका डेट बिगिनिंग से दिया हुआ था कि ये कब से कब तक पे किया गया, 1 अप्रैल से 30 जून तक पे किया गया, यानी 15 मंथ्स का पे किया गया, लेकिन इसमें बिगिनिंग डेट नहीं दिया हुआ है, केवल लिखा हुआ है कि आपने 30 जून 2022 तक पे कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपका जो ईयर एंड है वो 31 मार्च है और आपने पे कर दिया 30 जून तक, यानी कहीं ना कहीं प्रीपेड इंश्योरेंस आपने पे किया, तो मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस में देखो इसमें आपका बिगिनिंग डेट तो है नहीं कि आपने कब से कब तक पे किया, अगर 1 अप्रैल टू 30 जून तक पे किया होता तो फिर उसमें 15 महीने का पे किया होता, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया होता तो आप 3 महीने का प्रीपेड निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे केवल दिया हुआ है कि 30 जून तक आपने पे किया। तो इस तरह का जब भी केस मिलेगा ना, आप ध्यान रखना कि आपका जो ईयर एंड है वो 31 मार्च है, तो 31 मार्च तक हमने पे करना था और हमने पे कर दिया 30 जून तक। तो यहाँ पे हमने 12 महीने का पे किया, क्योंकि देखो इंश्योरेंस जब भी आप पे करते हो ना तो 12 मंथ्स के लिए पे करते हो, ईयरली। तो 12 मंथ्स का पे करने का मतलब हुआ कि टोटल पे तो मुझे 31 मार्च तक करना था और मैंने 12 महीने का पे किया भी है, लेकिन 30 जून तक पे कर दिया। तो ये 3 महीना जो हुआ 31 मार्च के बाद अप्रैल में और जून, ये तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया ना, तो आप 3 महीने का इंश्योरेंस क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंश्योरेंस आपने टोटल पे किया है 14,400, तो 14,400 में जो 3 मंथ्स का है 3/12 कर लोगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इंश्योरेंस हमेशा 1 ईयर का पे होता है, यानी 12 मंथ्स का पे होता है। तो मुझे 31 मार्च तक ही पे करना था 12 मंथ्स का, लेकिन हमने पे कर दिया 30 जून तक, यानी हमारा 12 मंथ्स का पूरा हो रहा है 30 जून तक। ठीक है, तो 30 जून तक जो हमने पे किया वो तो 3 महीना अगले ईयर से रिलेटेड हो गया, यानी हमने पे 12 महीने का ही किया है, लेकिन करंट ईयर में हमने 9 महीने का पे किया और बाकी का 3 महीना अगले ईयर के बदले पे किया। तो अगले ईयर के बदले जो हमने पे किया उसको आप अलग कर लोगे इंटू 3/12। अब 3/12 अगर आप यहाँ पे करते हो 3/12, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3/12 करने के बाद 4 से डिवाइड करोगे आप इसको, तो 3700 आ जाएगा। ये 3700, एक मिनट, 3700 नहीं आएगा ये, 3/12 करोगे तो 4 4 3 जा 12, 2 4 3 8 जा 3 4 जा 12, 2 तो 4 6 जा 3600 आ जाएगा ये। चलो ये 3600 हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो टोटल हमने 14,400 पे किया था, उसमें 3,600 हमने प्रीपेड का पे कर दिया। तो आप इसमें से 3,600 को माइनस कर दोगे, ये 10,800 बच जाएगा। अब उसके बाद आगे चलो, सैलरी एंड वेजेस हमने पे किया 22,400, आप ये 22,400 यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे। तो देखो 3 आइटम हमने डेबिट में दिखाना था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच और कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये दिखा दिया हमने, एडजस्टमेंट भी समझ में आ गया। अब हमने 3 आइटम क्रेडिट में दिखाना है, तो क्रेडिट में सबसे पहले आप क्या दिखाते हो, बाई कैश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच, बाई कैश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच फ्रॉम। अब ब्रांच से या कैश जो रिसिव्ड होता है हेड ऑफिस को, वो 2 सोर्सेज से रिसिव्ड होता है, एक तो हमारा कैश सेल होता है और एक होता है कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, कैश सेल और कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर। अब देखो सबसे पहले ये दोनों ही सोर्सेज से आपने टोटल पैसा हेड ऑफिस को कितना भेजा है, यहाँ पे दिया हुआ है, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस 90,400। तो इसमें मेरा कैश सेल तो दिया हुआ है ना, जब कैश सेल दिया हुआ है तो कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर आप यहां से निकाल लो, कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर कितना रिसिव्ड हुआ यहां से चेक कर लो आप, देखो तो टोटल हमने कैश भेजा है हेड ऑफिस को 90,400, और ये हम 2 सोर्सेस से भेजते हैं, कैश सेल और एक कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। कैश सेल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश सेल कितना दिया हुआ है 34,400, तो आप 34,400 को माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 90,400 में से 34,400 56,000 हमारा बच जाएगा। ये 56,000 जो आया यही आ गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो देखो कैश सेल हमारे पास है 34,400 और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हमारे पास आ गया 56,000। इन दोनों का सम टोटल आपने जो पैसा भेजा है हेड ऑफिस को 90,400। क्लियर हो गया। तो मुझे डेटर्स अकाउंट बनाने की नीड यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ से ही निकाल ले रहा हूँ कि कैश कितना रिसीव्ड हुआ है डेटर से। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग दिखाते हैं सबसे पहले तो हमारे पास स्टॉक इन ट्रांजिट भी है,
हमने क्या बताया कि अगर 31 मार्च को स्टॉक इन ट्रांजिट गिवन है तो आप उसको केवल क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। स्टॉक इन ट्रांजिट हमारे पास कितने का है, देखो ये 1800 रुपीज का है। उसके बाद है हमारे पास गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने भी कुछ गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को, तो इसको भी आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अब ब्रांच ने टोटल कितने का गुड्स रिटर्न किया, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है 8000 रुपीज का। चलो ये 8000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक 31 मार्च को, तो अब आप दिखाओगे सीधा क्रेडिट बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी में हमारे पास एक तो स्टॉक है, दूसरा हमारे पास डेटर है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, देखो यहाँ पे गिवन है 16,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद क्लोजिंग डेटर भी हमारे पास गिवन है 16,000 रुपीज का, ये दोनों 16,000 रुपीज का है। तो टोटल 32,000 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास। अब तीन चीजें डेबिट में जाती है, तीन चीजें क्रेडिट में जाती है। कैश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच ये चला गया, स्टॉक इन ट्रांजिट एक एक्स्ट्रा आइटम हमारे पास आया था वो भी दिखा दिया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच और बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। अब मुझे क्या करना है कि जिस आइटम में भी ये प्रॉफिट इंक्लूड है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को मुझे अलग करना है बाय क्रिएटिंग स्टॉक रिजर्व। हमने आपको बताया था कि स्टॉक रिजर्व बना करके मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अलग करना होता है। तो देखो हमने सबसे पहले लिस्ट लिखवाया हुआ था पिछले वीडियो में कि 6 आइटम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है डेबिट में, तो स्टॉक रिजर्व कहां बनाओगे, क्रेडिट में बनाओगे ना। तो क्रेडिट में आप दिखाओगे ओपनिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व। अब देखो स्टॉक रिजर्व कितने का बनेगा, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है, इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 25%। अब ये 25% किसका है, कॉस्ट का। हमने इसका कैलकुलेशन आपको बताया था कि जब भी कॉस्ट का गिवन होगा ना तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 25 डिवाइडेड बाई 125 करोगे। इसका कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लो किस तरीके से ये 125 आया। सीधा याद रखो कि अगर कॉस्ट प्लस 25% है तो स्टॉक रिजर्व बनाते समय 25 अपॉन 125 कर दोगे, 30 होगा तो 30 अपॉन 130 कर दोगे। तो यहां से हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया वो कितना आ गया, 4,000 रुपीज का, यानी इस ओपनिंग स्टॉक में 4,000 का प्रॉफिट इंक्लूड था। दूसरा गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये भी डेबिट में, तो इसका स्टॉक रिजर्व आप किधर बनाओगे, क्रेडिट में, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच 70,000 का है। अब इस 70,000 में प्रॉफिट है 25, तो 25 अपॉन 125 आप करोगे तो ये आ जाएगा 14,000 रुपीज। क्लियर हो गए। उसके बाद आप क्रेडिट में जाओ तो आपके पास स्टॉक इन ट्रांजिट है, ये भी एक लोडिंग आइटम्स होता है, इसका भी स्टॉक रिजर्व आप बनाओगे। तो डेबिट साइड में आप दिखा दोगे स्टॉक इन ट्रांजिट। अब स्टॉक इन ट्रांजिट हमारे पास था 1800 का, तो 1800 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 360 रुपीज। क्लियर हो गया। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, इसमें भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं, तो आप इसको भी दिखाओगे डेबिट में, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। और ये गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच हमारे पास कितने का था, ये था 8,000 रुपीज का। तो 8,000 इंटू 25 अपॉन 125 आप करोगे तो ये आ जाएगा 1,600। क्लियर हो गए। और सबसे लास्ट में हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप डेबिट में बनाते हो स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। तो क्लोजिंग स्टॉक है 16,000 रुपीज का, 16,000 इंटू 25 अपॉन 125 तो ये 3,200 का आ गया। क्लियर हो गए। अब इसके बाद मुझे क्लोज करना है इस ब्रांच अकाउंट को, और क्लोज करने के बाद चेक करना है कि ब्रांच अकाउंट से प्रॉफिट आया या लॉस आया। चलो अब मैं चेक करता हूं किधर का टोटल ज्यादा दिख रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा या क्रेडिट का टोटल। देखो डेबिट में आ रहा है 118, 126, 136, 137, 120, 159, 520, 159, 880, 160, 880, 161, 480, 164, 680, इधर का डाला है 164, 480, ये आ गया। चेक कर लो एक बार फिर से। 70 यानी 1,18,000 रुपए का इधर आ गया, 1,26,000, 1,36,000, 1,37,000, 120,
1,59,120, 1,59,520, 1,59,880, 1,60,880, 1,61,480, 1,64,680, 1,64,680 आ रहा है, 680 आ रहा है, 680 यहां पे भी आना चाहिए 164,680। अब इधर का टोटल कम है तो यहां पे आप नेट लॉस इसका नाम लोगे, नेट लॉस आ गया हमारे पास। कितना आ रहा है टोटल वो चेक कर लो। तो 90 और 1 91, 92,200, 1,02,000, 1,32,200, 1,36,200, 1,50,200 आ रहा है। तो 1,50,200 आ रहा है, आना चाहिए 1,64,680। तो 1,64,680 में से 1,50,200 को घटा दो तो 14,480 ये हमारा प्रॉफिट्स आ गया। तो इस तरीके से मुझे ब्रांच अकाउंट बना करके प्रॉफिट लॉस निकालना है। क्लियर हो गए? तो ये इनवॉइस प्राइस का मेथड का क्वेश्चन है। इनवॉइस प्राइस में देखो सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मेथड वाला ही फॉर्मेट बना लेना है। 3 आइटम को डेबिट में रिकॉर्ड करना है, 3 आइटम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जिस आइटम में भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड है उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को आप अलग कर लो। तो हमने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट, एब्नॉर्मल लॉस, इन सब में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो आप उसको अलग कर लो अपोजिट साइड में स्टॉक रीजन बना करके। क्लियर हो गए? तो ये होता है ब्रांच अकाउंट। अब आपके बुक्स में जिस राइटर का भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आप उस बुक्स से इस ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। आई होप कि कॉस्ट अकाउंट का सारे क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे। अब इनवॉइस प्राइस मेथड के भी सारे क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर दो। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका ये इनवॉइस प्राइस मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक आप इसका नोट्स बनाओ, आप इसका क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।